हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आइए आज का हमारा हिस्ट्री का प्रीमिक्स डिस्कस करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे सबसे पहला क्वेश्चन जो कि साहित्य अकेडमी अवार्ड से बनाया गया है। ये अवार्ड्स अभी हाल ही में मार्च में अनाउंस हुए थे, जिसकी वजह से ये न्यूज़ में था। सबसे पहला पॉइंट कहता है कि इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1944 and it is a cultural honor that is conferred biannually by साहित्य अकेडमी इंडियाज नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स। दूसरे पॉइंट पे दैट इंडियन फिल्म मेकर सत्यजीत राय इज द डिजाइनर ऑफ द प्लेग अवॉर्डेड बाय साहित्य अकेडमी। तो पॉइंट्स आपके सामने हैं, ऑप्शंस आपके सामने, प्लीज अपना सही आंसर मार्क कीजिए। तो देखिए इसका सही आंसर है टू ओनली, दैट इंडियन फिल्म मेकर सत्यजीत राय इज द डिजाइनर ऑफ द प्लेग। आप जब भी किसी भी क्वेश्चन को देखें, जब भी हम हमारा प्रीमिक्स देख रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन करें, तो उससे आप ये अंदाजा लगाइए कि अगर मान लीजिए आपको वो क्वेश्चन नहीं भी आता तो आप उस चीज को अटेम्प्ट कैसे करेंगे। देखिए इसके सबसे पहले पॉइंट में दिया गया है दैट इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1944 और इट इज कॉन्फर्ड बायएनुअली। तो ये दो पॉइंट है जहां पे आपका पॉइंट गलत या सही हो सकता है। आप कोशिश कीजिएगा जब भी आप प्रीलिम्स का कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो वहां पे उस पॉइंट्स को मार्क करें जहां पे आपका क्वेश्चन सही या गलत हो सकता है। आप किसी भी क्वेश्चन को इस तरह से ना कीजिएगा कि बस ये क्वेश्चन कर लिया तो आपको कंटेंट तैयार हो गया, आपका नॉलेज आ गई, बल्कि आपको एक कॉग्निटिव एबिलिटी भी तैयार करनी पड़ेगी हर क्वेश्चन के साथ, जिस तरह से अब यूपीएससी पैटर्न चल रहा है, ताकि आप उन क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर सकें जिनके बारे में आपको नॉलेज नहीं है। तो देखिए जैसे इसमें दिया गया है इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1944, तो आपके दिमाग में सबसे पहला पॉइंट ये आना चाहिए कि आज़ादी तो हमको 1947 में मिली है, तो काफ़ी प्रोबेबिलिटी है इस पॉइंट का गलत होने में कि इट विल बी एस्टैब्लिश्ड आफ्टर 1947। उसके बाद दैट इट इज कन्फर्ड बायएनुअली, इसमें हम कोई गेस नहीं लगा सकते, बायएनुअली भी हो सकता है और एनुअली भी हो सकता है। तो ये पॉइंट है जो इट इज एस्टैब्लिश इन द 1944, इसको हम गलत मान के चल सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा पॉइंट गलत हो जाएगा और हमारे पास वन ओनली और बोथ 1 और 2 जो ऑप्शंस है वो पहले ही कट ऑफ हो जाएंगे, जिससे कि हमारी प्रोबेबिलिटी रह जाएगी कि हम बी और डी में से कोई तो सिलेक्ट कर ही सकते हैं। और इसका जो दूसरा ऑप्शन है दैट इंडियन फिल्म मेकर सत्यजीत राय इज द डिजाइनर ऑफ द प्लेग, तो देखिए ये काफी डिस्टिंक्ट फैक्ट है। अब जितने भी अवार्ड्स मिलते हैं आप उनके लिए सब उनके जो डिजाइनर्स हैं उनको याद नहीं कर सकते, तो आप ये मान के चल सकते हैं कि इस स्टेटमेंट में जो यूपीएससी मांग कर रहा होगा वो सही फैक्ट देगा और आप उसको सही मान के चलेंगे, तो उससे आपका आंसर हो जाएगा टू ओनली। अब देखिए अगर आप इस टेक्निक से बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो उसकी क्या रिजल्ट आएगा कि आपकी काफी कॉग्निटिव और एनालिटिकल एबिलिटी डेवलप हो जाएगी, जिससे कि आप जो कट ऑफ से आप 10-15 नंबर या 3-4 क्वेश्चन आप दूर रह जाते हैं, तो उससे आप उस कट ऑफ को काफी इजीली सेल आउट कर लेंगे। देखिए पेपर में जो इजी क्वेश्चंस होते हैं उसके ऊपर सिर्फ 2-3 क्वेश्चन ही ऊपर जो कट ऑफ जाती है, यही एक तरीका है जिससे कि आप उस कट ऑफ को क्लियर कर सकते हैं। मेरे कहने पर आप हर क्वेश्चन को इसी तरह से अटेम्प्ट कीजिए, आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। अगर हम आगे साहित्य अकेडमी अवार्ड के कंटेंट की नॉलेज की बात करें तो इट इज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1954। देखिए यहाँ पे 54 की जगह हमने स्टेटमेंट में 1944 कर दिया था। 2017 में भी एक क्वेश्चन आया था कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है जो उसका कॉर्पस 1 लाख करोड़ है, बट जबकि असल में उसका कॉर्पस था 10,000 करोड़ का, पर एग्जामिनर ने पेपर में बस एक जीरो एडिशनल ऐड कर दी, जिससे कि वो स्टेटमेंट गलत हो गई। और हमको बस यही चीजें कैच करनी है। मान लीजिए अगर 100 क्वेश्चंस आ रहे हैं प्रीलिम्स में, तो 10 से 20 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो सिर्फ आप अपनी कॉग्निटिव और एनालिटिकल एबिलिटी के दम पे ही सॉल्व कर पाएंगे। तो इसकी बात होगी कि 1954 में दिया गया था सबसे पहली बार, और ये कन्फर्ड एनुअली होता है। सो इट इज प्रेजेंटेड इन 24 इंडियन लैंग्वेजेस। तो देखिए इसमें से 24 में एक तो 22 वो होगी जो हमारे 8th शेड्यूल में है, उसके साथ इंग्लिश हो गई, और उसके साथ आपने बताना है कि वो 24th लैंग्वेज कौन सी है जो साहित्य अकेडमी अवार्ड में इंक्लूडेड है। प्लीज ये जो भी 24th लैंग्वेज है वो आप प्लीज कमेंट्स में लिखिए, आपको ये पता होनी चाहिए। और उसके बाद अगर बात करें कि ये सेकंड हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर है आफ्टर ज्ञानपीठ अवार्ड,
जो ज्ञानपीठ अवार्ड है वो हम अगले प्रीमिक्स में इसका भी क्वेश्चन लेके आएंगे। उसके बाद अगर इस अवार्ड की बात करें तो इसमें एक प्लेग मिलता है, एक शॉल और एक चेक मिलता है 1 लाख रुपए का। और जैसे कि जो हमारी सेकंड स्टेटमेंट थी कि इंडियन फिल्म मेकर सत्यजीत राय इज द डिजाइनर ऑफ द प्लेग। अगर हम क्राइटेरिया की बात करें कि किन किन लोगों को ये अवार्ड दिया जाता है, सबसे पहले तो नेशनैलिटी होनी चाहिए, इंडियन नेशनैलिटी, तभी ये अवार्ड मिल सकता है, किसी भी फॉरेनर को ये अवार्ड नहीं मिलेगा। उसके बाद दैट ही मस्ट बी एन और ही और शी मस्ट बी एन आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द लैंग्वेज एंड लिटरेचर टू विच इट बिलोंग्स। अगर किसी भी दो इंसान में या दो बुक्स में ये कंपटीशन हो जाए तो टोटल लिटरेरी कंट्रीब्यूशन देखा जाता है और स्टैंडिंग ऑफ ऑथर्स देखा जाता है जब ये अवार्ड कॉन्फर किया जाता है। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, ये होता है जो अवार्ड है ये दिया जाता है जो कि सत्यजीत राय द्वारा डिजाइन किया गया था। तो आगे हमारा दूसरा क्वेश्चन ये है कि इन स्टेटमेंट्स को पढ़ के आपको कौन सा टेम्पल रिजेंबल होता है, क्योंकि आजकल काफी कल्चर में इन डेप्थ क्वेश्चन आते हैं, उसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन डिजाइन किया गया है। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि इट इज बिल्ड इन द 13th century, conceived as a gigantic chariot of the sun god with 12 pillars of executively ornamented wheels pulled by 7 horses। दूसरे पॉइंट पे that it is built by King Narasimha Deva I, the great ruler of Ganga dynasty। And third point that it is included in the UNESCO World Heritage Site in 1984 for its architecture greatness and also for the sophistication and abundance of sculptural work। तो ऑप्शंस आपके सामने है जगन्नाथपुरी, लिंगराज टेम्पल, कनाक टेम्पल एंड ललित गिरी। तो प्लीज अपना सही ऑप्शन मार्क कीजिए। तो देखिए इसका सही ऑप्शन है कनाक टेम्पल। कनाक टेम्पल से आप कैसे अंदाजा लगा सकते थे कि सबसे पहले एक तो ये 13th century में है ऐसा, क्योंकि कोणार्क टेम्पल बहुत ही फेमस है, तो आप सिर्फ ये जाइजेंटिक चैरियट ऑफ सन गॉड या फिर बिल्ट बाय किंग नरसिम्हा देवा वन अगर ये ही दिया होता रूलर ऑफ गंगा डायनेस्टी तो भी आप इसका अंदाजा लगा सकते थे। अगर आपने ऐसा कोई भी क्वेश्चन करना है तो आप इस तरीके से करिएगा, जो भी नीचे टेम्पल्स दिए हुए हैं वो एक तो किस सेंचुरी से में बिल्ट हुए थे और उसके साथ साथ किस डायनेस्टी के अंदर या किस किंग ने उसको बनाया था। ऐसे क्वेश्चंस को करने का यही सबसे अच्छा तरीका होता है। उसके बाद अगर हम इस टेम्पल की बात करें तो ये उड़ीसा में है, ये 13th century में बनाया गया था कोणार्क टेम्पल एंड इट वाज मॉडल्ड एज अ जाइगेंटिक चैरियट ऑफ सन गॉड, जिसमें 12 पेयर्स हैं व्हील्स के पुल्ड बाय 7 हॉर्सेस। जो आगे आपने क्वेश्चन में पहले ही सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रखे हैं, दैट इट वाज बिल्ड बाय किंग नरसिम्हा देवा वन हु बिलोंग टू द गंगा डायनेस्टी। उसके बाद कि इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था 1984 में, और ये इट इज एन एपिटोमी ऑफ कलिंगा आर्किटेक्चर। और इसको कैसे प्रोटेक्शन दी गई है, जो हमारे पास एक्ट है एशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट, उसके तहत इसको प्रोटेक्शन दी गई है। जैसे आप देख सकते हैं ये है उड़ीसा, उसमें कोणार्क। जैसे इस पॉइंट में दिया गया है दैट इट इज अ पार्ट ऑफ उड़ीसास गोल्डन ट्रायंगल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने ध्यान रखना है। तो गोल्डन ट्रायंगल में कौन कौन सी 3 चीजें हैं, एक साइड तो हो गया कलिंग टेम्पल जो अभी हमने पढ़ा, कोणार्क टेम्पल सॉरी, उसके बाद भुवनेश्वर सिटी जो कि कैपिटल है उड़ीसा की, और तीसरे नंबर पे जगन्नाथपुरी। जैसे कि आप जानते हैं कि इस कोणार्क टेम्पल को एक ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है। उसके काउंटर पॉइंट एक उड़ीसा में एक व्हाइट पगोड़ा करके भी एक टेम्पल है। तो आपने कमेंट्स में बताना है कि व्हाइट पगोड़ा टेम्पल किसको कहा जाता है। तो ये ब्लैक पगोड़ा पॉइंट आप जरूर ध्यान रखिएगा। जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये है कोणार्क टेम्पल की एक इमेज, ये चैरियट्स की इमेज जो ऊपर कैरेक्टरिस्टिक्स में मेंशन थी। तो आइए अब देखते हैं तीसरा पॉइंट जो कि है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में से, कल्चर में से ये क्वेश्चन बनाया गया है। तो पहला पॉइंट कहता है कि टू बी सिलेक्टेड अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट मस्ट बी एन ऑलरेडी क्लासिफाइड लैंडमार्क यूनिक इन सम रिस्पेक्ट एज अ ज्योग्राफिकली एंड हिस्टोरिकली आइडेंटिफाइबल प्लेस हैविंग सम कल्चरल और फिजिकल सिग्निफिकेंस। सेकंड पॉइंट दैट ऑल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया आर रेगुलेटेड एंड मेंटेन्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो आपके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे हैं, प्लीज जल्दी से मार्क कीजिए। तो इसका सही आंसर है 1 ओनली। देखिए अगर ऐसे जनरल क्वेश्चन आए आपके पेपर में आपको, तो जैसे कि पहली स्टेटमेंट है
काफ़ी जनरल स्टेटमेंट है, उसके गलत होने के चांसेस बहुत कम है कि एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट वो एक ऑलरेडी क्लासिफाइड लैंडमार्क होना चाहिए जिसकी एक जोग्राफिकल और हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस हो। तो ऐसा इस पॉइंट में हमको कोई भी गलती नहीं दिखती कि ये पॉइंट गलत होगा। जो भी आपको बहुत जनरल स्टेटमेंट्स आएंगे यूपीएससी के पेपर में वो आपने एज सच करेक्ट मान के ही चलनी है, जिससे क्या होगा आपकी अगेन 50% प्रोबेबिलिटी हो जाएगी सही ऑप्शन मार्क करने की। अब देखिए जैसे ये सेकंड स्टेटमेंट है दैट ऑल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया आर रेगुलेटेड एंड मेंटेन्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे आ गया ऑल वर्ल्ड हेरिटेज और दूसरे नंबर में सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। अब जैसे कि आप जानते हैं अगर आप यूपीएससी के स्टूडेंट्स हैं तो सिर्फ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में वो एनवायरमेंटल प्लेसेस भी होती हैं जैसे कि वेस्टर्न घाट्स हो गया और बाकी प्लेसेस हो गए जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स उनको घोषित किया जाता है, तो सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर उन साइट्स को नहीं देखेगी। तो ये पॉइंट हम गलत मान के चलेंगे जिससे कि हम एक उस पॉइंट नतीजे पे आ सकते हैं कि इसका आंसर होगा वन ओनली। अगर आप इस तरीके से अपने आंसर्स को करेंगे तो बहुत ही आपको इजी रहेगा अपने स्कोर्स इंक्रीज करने में। अगर हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की बात करें सो ये एक नेचुरल और मैन मेड साइट्स दोनों हो सकती हैं दैट इज ऑफ नेशनल, इंटरनेशनल एंड नेशनल इंपॉर्टेंस। इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूएन एंड ऑल्सो बाय जो यूएन के अंदर यूनेस्को की बॉडी है उसके द्वारा ये रिकॉग्नाइज की जाती है। ये जो लिस्ट है वो एक वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटेड बाय यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है उसके द्वारा ये बनाई जाती है। ऐसे इस डिटेल्स की आपको जरूरत नहीं है। जो ऊपर नेचुरल मैन मेड कि दोनों तरह की साइट्स हो सकती हैं, नेचुरल और मैन मेड। उसके बाद जो हम पॉइंट को बात करें कि हमारे इंडिया में 22 कल्चरल साइट्स हैं और 7 नेचुरल साइट्स हैं। जो तो कल्चरल साइट्स हैं वो किसके अंडर हैं, एएसआई के अंडर हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और जो नेचुरल साइट्स हैं वो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा सेकंड पॉइंट था कि ऑल दी साइट्स आर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, जो कि गलत हो जाता है। ये 2 पॉइंट्स हैं जो आपने ध्यान रखने हैं। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। तो अगला क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर यूपीएससी क्वेश्चन है। Which one of the following was a very special port in the काकतीय डायनेस्टी? आई होप आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो कर ही रखे होंगे, तो प्लीज इस क्वेश्चन को आंसर कीजिए। तो इसका आंसर है मोतुपल्ली। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए पूछा गया है ताकि आपको एक रिमाइंडर मिले कि हिस्ट्री में से हर साल 1 या 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो आपका ये प्राइम प्रायोरिटी बनती है कि आप प्लीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कीजिए। स्पेशली हिस्ट्री के पार्ट में से आपको 1 या 2 क्वेश्चंस का एज मिलेगा अपने यूपीएससी के प्रीलिम्स में। और अगली बात, ये क्वेश्चन इसलिए भी पूछा गया है, सबसे पहले आपको दिखा दूं कि 22 फरवरी 2021 की ये जो न्यूज है हिंदू में आई थी जो कि हिस्टोरिकल मोतुपल्ली पोर्ट टू रीगेन पास्ट ग्लोरी। तो इस पोर्ट की और भी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है और रिपीट होने की और भी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है क्योंकि अभी ये दोबारा से न्यूज में था। तो आइए इसकी बात करें। तो यहाँ पे ब्रॉन्ज आइडल्स मिले थे लॉर्ड नटराजा के, उनकी पत्नी पार्वती और उनके सन गणेशा के, और अलवर्स जो कि भक्ति मूवमेंट से बिलोंग करते हैं, जो कि विष्णु के भक्त थे। उसके बाद यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि यहाँ पे कॉइन्स और पोएट्री भी मिले थे जो कि 9th सेंचुरी चाइनीज मिंग डायनेस्टी से बिलोंग करते थे जब 1972 में एक्सकावेशन हुई थी। उसके बाद कि यहाँ पे एक मार्को पोलो नाम के इटालियन ट्रेवलर आए थे जो कि काफी फेमस भी हैं 1287 एडी में, और उन्होंने काफी डिटेल्ड अकाउंट दिया था। किसके राज्य में आए थे वो? ड्यूरिंग द रेन ऑफ काकतीय क्वीन रुद्रदमन देवी। तो देखिए अब आपने इस मोतुपल्ली पोर्ट के बारे में तो बात कर ली। अगर आप ऐसा कोई भी क्वेश्चन करें तो आपका फर्ज ये बनता है कि आपने उस पोर्ट के बारे में बात की और उस डायनेस्टी के बारे में आपने जरूर खुद इंडिविजुअली पढ़ना है कि काकतीय डायनेस्टी कौन थी, कैसी थी, वो किस टाइम पीरियड में थी, कौन उसके फाउंडर थे, और उसकी अगर कोई स्पेशल फीचर्स हैं तो आपने हर क्वेश्चन के साथ उस एडिशनल इंफॉर्मेशन को तैयार करना है जिससे कि आपकी तैयारी काफी कॉम्प्रिहेंसिव होगी। तो आगे जो एक स्पेशल रेफरेंस है इस पोर्ट का, वहां पे जो एक विलेज है उसमें है ये जो मोतुपल्ली विलेज है, वहां पे है वीरभद्र स्वामी टेम्पल। ये वीरभद्र स्वामी टेम्पल फेमस क्यों है
कि ये चोलास के टाइम पे इसको बनाया गया था। जैसे कि आपको पता है कि ये जो पोर्ट है वो तो काकतीय डायनेस्टी के टाइम पे फेमस हुआ, पर ये यहाँ पे जो टेम्पल है वो चोलास के टाइम पे बनाया गया, और यहाँ पे स्टोन इंस्क्रिप्शंस हैं तेलुगु और तमिल लैंग्वेज में, और इंस्पायरिंग पंचचोला आइडल्स पाए जाते हैं यहाँ पे। आगे चल के यही जो शहर है, जो विलेज है, जो कि कोस्टल एरिया में है, आगे जाके काकतीय के टाइम पे बहुत ही फेमस पोर्ट के नाम पोर्ट की तरह एक एस्टेब्लिश होता है। तो ये हो गई बात मोतुपल्ली पोर्ट की। तो आइए आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन देखते हैं कि संस्कृत प्रोसोदी और छंदास इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग्स। सबसे पहले तांत्रिक रिचुअल्स, आर्किटेक्चर, वैदिक स्टडीज और नन ऑफ द अबव। जैसे कि आपको पता है अब काफी क्वेश्चंस कल्चर में से काफी इन डेप्थ पूछे जाते हैं। कभी कोई सेक्ट पूछ लेंगे बुद्धिज्म का, कभी जैनिज्म का, कि ये सेक्ट किस रिलीजन से या किस ये सेक्ट किससे बिलोंग करता है। तो उसी के चलते ये आज क्वेश्चन पूछा गया है कि छंदास किससे बिलोंग करते हैं। एज सच ये क्वेश्चन काफी इजी, आई होप आपको आता होगा। तो प्लीज मार्क द राइट ऑप्शन। तो इसका आंसर है वैदिक स्टडीज। तो जैसे कि आप जानते हैं कि वेदों के 6 अंग होते हैं जिसको हम 6 वेदांग्स बोलते हैं, उसमें से छंदास एक है। उसके अलावा जो 5 और हैं वो आपने कमेंट्स में बताने हैं। अगर मैं कुछ की बात करूं जैसे कि कल्प, उसके बाद व्याकरण, ज्योतिष, ये हो गए। उसके बाद आपने जो रिमेनिंग 2 हैं वो आपने कमेंट्स में बताने हैं। अगर मैं छंदस की बात करूं तो ये क्या सिग्निफाई करते हैं, ये पोएटिक वर्सेस को सिग्निफाई करते हैं कि हमने जो लाइंस लिखनी है वो उसको किस तरह से लिखनी है, कौन से मीटर्स में लिखनी है। सो इट इज अ स्टडी ऑफ पोएटिक मीटर्स एंड वर्सेस इन संस्कृत। ये कॉम्पोजिशन ऑफ वेदास को किस तरह से कॉम्पोजिशन करनी है वेदास की, उसको बताते हैं। और ये कुछ उस टाइम पे बहुत ही फेमस हुए कि आगे चल के वेदास को छंदास के नाम से ही जाने लग गया। और दीज आर ऑर्गेनाइज्ड अराउंड 7 मेजर मीटर्स के 7 मीटर्स के अराउंड ही इन छंदों को ऑर्गेनाइज किया गया है। अगर इसकी एग्जाम्पल्स की बात करूं छंदों की, तो एंशिएंट में हमारे पास एग्जाम्पल आ जाता है पिंगाला का छंदा सूत्र। और अगर मैं मिडेवल की बात करूं तो केदार भट्ट वृत्रंकारा। तो ये 2 एग्जांपल्स हो गए हमारे पास छंदों के। तो ये था आज का हमारा प्रीमिक्स। ऐसा काफी डिटेल्ड प्रीमिक्स था। हर क्वेश्चन में मैंने कोशिश की है कि आपको बताऊं कि सिर्फ नॉलेज ही नहीं है, उसके अलावा भी बहुत कुछ है जो चाहिए हमारे को प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए। अगर आपको ये स्टाइल अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट्स में बताइए, आगे से और भी मैं कोशिश करूंगा आपकी हेल्प करने की। थैंक यू सो मच।